वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और प्रोग्राम का जो सेगमेंट है इसमें बात होगी आपकी सेहत के हवाले से मामलात पर। और जनाब आज क्योंकि फ्राइडे का दिन है और फ्राइडे को हमारा जो सेगमेंट है ये बहुत ही ख़ास होता है और उसकी वजह यह है कि हम आपकी जो नफ्सियात से जुड़े मामलात और मसाइल हैं इसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं। बहुत सारे देखने वाले पैगामात हमें भेजते हैं और पैगामात का सिलसिला ताहल जारी है। और लास्ट वीक भी बहुत सारे हमें मैसेजेस मौसूल हुए। और हमारे जो मेहमान हैं स्टूडियोज़ में वैसे तो हमारे साथ मौजूद होते हैं जिनसे हम बात करते हैं आपकी नफ्सियात के हवाले से मामलात और मसाइल पर। डॉक्टर शफीक यासीन जो कि एक माहिर नफ्सियात हैं, इस वक्त वो स्टूडियोज़ में तो मौजूद नहीं है हमारे साथ। हम इस वक्त वो आयरलैंड में हैं और आयरलैंड से हमें ज्वाइन करेंगे वीडियो कॉल के ज़रिए। उनको मैं वेलकम करूँगा। तो डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको मैं वेलकम करता हूँ। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। वेलकम। गुड टू सी यू। और डॉक्टर साहब मैं चाहूँगा ज़रा सवालात की तरफ आऊँ, लेकिन उससे पहले मैं हमेशा ये आपसे जानना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे नफसियाती मसाइल हैं जहाँ यहाँ पर लोगों को जिनका सामना है, वहाँ पे रहते हुए आपने क्योंकि एक बड़ा तवील अरसा वहाँ पे काम किया है, और क्या सिचुएशन अभी नज़र आती है लोगों का इस वक्त, जो स्ट्रेस का लेवल है वो कहाँ है पाकिस्तान के मुकाबले में। पाकिस्तान में लोग जानना चाहते हैं कि बाकी मानदा जो दुनिया है वहाँ पर भी क्या लोगों को इसी किस्म के मसाइल का सामना है, जो बहुत ज़्यादा वर्कलोड होने की वजह से है, बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस हो चुके हैं। वहाँ पे क्या चीज़ें विटनेस करने को मिलती हैं, ज़रा ये बताइए हमें। जी बिल्कुल बिल्कुल यासिर, एक तो मुझे आए हुए 8 दिन हो गए हैं और इन 8 दिनों में मेरी काफी लोगों से बात हुई। हम्म। और जो मुझे अंदाजा हो रहा है कि पाकिस्तान में जैसे कि हालात महंगाई की तरफ जा रहे हैं, हम्म। इकोनॉमिकली लोग स्ट्रेस में हैं, यहाँ पे भी कुछ सूरत हाल थोड़ी ज्यादा डिफरेंट नहीं है। इसलिए कि जब से रशिया यूक्रेन की वॉर हुई और इकोनॉमिकल चेंजेस, पॉलिटिकल चेंजेस आए हैं साथ, हम्म। तो उसके साथ जो है ना महंगाई यहाँ बढ़ी है। रेंट भी बढ़ गए हैं, मकानों की प्राइसेस बहुत बढ़ गई हैं। हम्म। आई थिंक पेट्रोल और दीगर ग्रॉसरी वगैरह भी बढ़ी है। तो लोग थोड़े परेशान हैं हम्म। कि अब वो चीजें जो आसानी से वो खरीद सकते थे इतने आराम से नहीं खरीद पा रहे। तो वो स्ट्रेस लेवल्स बढ़े हुए हैं। फिर ये कि यहाँ पर पिछले 10-15 सालों में डेफिनेटली पेस ऑफ लाइफ फास्टर हुआ है हम्म। पहले से, और लोग ज्यादा स्ट्रेस में नजर आ रहे हैं। बिल्कुल तो ठीक है। इवन मैं डोमेस्टिक वायलेंस पे रेडियो पे प्रोग्राम सुन रहा था अभी आइलैंड में। हम्म। तो हम्म। यहाँ पर पिछले ये जनवरी के महीने में हम्म। तकरीबन 70% डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, जो कि पिछले पूरे साल में हुआ है। ओ। तो ये बहुत बड़ा चेंज है एक महीने के अंदर। और कह रहे हैं कि ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि इकोनॉमिकली या तो सही नहीं जा रहा आइलैंड, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ी बढ़ रही है। इसकी वजह से लोग स्ट्रेस में हैं और उससे डोमेस्टिक वायलेंस भी बढ़ रहा है। आई सी। तो ये तो वाकई एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और जिसके ऊपर हम यहाँ पर भी जब होते हैं तो बहुत ज़्यादा बात करते हैं, लेकिन वहाँ पर इस तरह की चीज़ें सामने आना, यकीनन वहाँ की गवर्नमेंट इस बारे में सोचती भी है और काम भी करती है। तो इसमें डॉक्टर साहब क्या समझ रहे हैं कि लोग जो है वो जाते हैं। हमारे यहाँ तो प्रॉब्लम आज तक यही है कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि लोगों को जाना चाहिए नफ्सियात के डॉक्टर के पास। वहाँ पे अब कल्चर क्या है, लोग क्या आते हैं और क्या अफोर्ड कर पाएंगे, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो लोग आते हैं, जाकर मिलते हैं साइकियाट्रिस्ट के पास, जाकर उनसे कंसल्ट किया जाता है इसके लिए, या फोर्सफुली उनको भेजा जा रहा है क्या सिचुएशन? देखिए यहाँ पे डिफरेंट सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ पर हेल्थ इज फ्री बेसिकली। हम्म। हम्म। लेकिन हुआ ये है कि साइकाट्रिस्ट इतने ही हैं जितने पहले थे, लेकिन लोगों की प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं। हम्म। तो जो वेटिंग टाइम है टू सी अ साइकाट्रिस्ट जो है वो हम्म। बढ़ गया है काफी। तो लोगों को काफी टाइम वेट करना पड़ रहा है एक साइकाट्रिस्ट से मिलने से पहले, हम्म। जो कि फ्री अवेलेबल हैं पब्लिक के लिए। हाँ, जो प्राइवेट साइकाट्रिस्ट है वो अवेलेबल है, बट दे कॉस्ट अ लॉट एक्चुअली मोर। तो वो आम पब्लिक अफोर्ड नहीं कर सकती है, जैसे जो कि प्रॉब्लम पाकिस्तान में भी है। लेकिन ऐसा मैं समझता हूँ पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम बहुत कम है बाहर के मुकाबले में, हम्म। कि यहाँ पर एक साइकाट्रिस्ट को देखने के लिए कम से कम 300 यूरोज आपको चाहिए, ओह। जो कि पाकिस्तान के हिसाब से समझ लें कि आप अंदाजा लगा लें क्लोज टू 1 लाख रुपए बन जाते हैं एक जी। सेशन के। और पाकिस्तान में ऐसी फीस नहीं है, आप साइकाट्रिस्ट को काफी मिनिमल अमाउंट में दिखा सकते हैं। पाकिस्तान में काफी डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, वेटिंग टाइम इतना ज्यादा नहीं है। लेकिन वहाँ मसला दूसरा है, पाकिस्तान में जो इश्यूज हैं हम्म। वो है अवेयरनेस के।
वो मसले हैं कि अगर आम पब्लिक को प्रॉब्लम है हम्म, तो नफ्सियात के डॉक्टर के पास जाने के बजाय वो समझते हैं कि हमें रूहानी मसला हो गया है, हमें दम कराने की जरूरत है या किसी ने यस, जादू कराया है, वो डिफरेंट डायरेक्शन में चले आते हैं और फिर उसकी वजह से मर्ज ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं या ज्यादा खराब हो जाते हैं। यहाँ ओके, पे अवेयरनेस है, लोग समझते हैं, लेकिन यहाँ पे जो दो मेन प्रॉब्लम्स हैं, हम्म, एक ये कि वेटिंग टाइम बढ़ गया है, दूसरा आई थिंक तीन प्रॉब्लम्स, दूसरा स्ट्रेस लेवल्स बढ़ गए हैं, हम्म, तीसरा यहाँ ड्रग एंड अल्कोहल इश्यूज काफी कॉमन, स्पेशली अल्कोहल का अब्यूज जो है, हम्म, जिसकी वजह से फिर वो डायरेक्टली नफ्सियात के प्रॉब्लम्स के साथ साथ डोमेस्टिक वायलेंस को भी बढ़ाते हैं। राइट। डॉक्टर साहब, दूसरा ये कि रिसर्च के एंड पे क्या काम हो रहा है हमारे यहाँ, क्योंकि वहाँ पे वेस्ट में तो इसके ऊपर बहुत अरसे से काम हो रहा है, और जहाँ पर इस वक्त आप हैं आयरलैंड के अंदर भी, ये उन जगहों में से है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूमन साइकी के हवाले से काम हुआ है, और आपने भी उनके साथ उन इंस्टीट्यूशंस के साथ काम किया है। अब कैसी प्रोग्रेस है हमारे यहाँ? तो हमें ऐसा महसूस होता है कि हम बिल्कुल स्टेगनेंट हैं अभी, तो बिल्कुल जो बेसिक्स हैं उसके ऊपर काम कर रहे हैं। वहाँ पर हम क्या चीज़ें विटनेस कर रहे हैं, ये तो ज़रा बताएं, आपने क्या अब तक ऑब्जर्व किया है कि कितनी डेवलपमेंट हुई है? नहीं, यहाँ पर काफी एडवांस है ये रिसर्च में। अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, दे आर हम्म, मच अहेड ऑफ अस। हम इनके हिसाब से तो आई थिंक बहुत पीछे हैं रिसर्च में। हम्म, और हम लोगों को चाहिए, क्योंकि हम लोगों की पॉपुलेशन ज्यादा है, हम्म, प्रॉब्लम्स काफी सिमिलर हैं, और डेटा साइज या सैंपल साइज वहाँ पे इजीली पॉसिबल है, हम्म, लेकिन रिसर्च इतनी नहीं हो रही जितनी होनी चाहिए हम्म, पाकिस्तान में। इंडिया इवन पाकिस्तान से बहुत आगे है रिसर्च के हवाले से। हम्म, तो देयर आर अपॉर्चुनिटीज इन पाकिस्तान टू डू रिसर्च, लेकिन ना ही गवर्नमेंट फंडिंग है इजीली अवेलेबल, हम्म, ऐसे इंस्टीट्यूट्स नहीं है जहाँ पर प्रॉपर कंप्यूटराइज्ड डेटा सिस्टम हो जो कि गैदर करे वो इंफॉर्मेशन जो चाहिए, और गैदरिंग है भी तो वो हम्म, बायस्ड होती टुवर्ड्स द फंडिंग, अनफॉर्चुनेटली। तो ये बहुत से ऐसे कंफाउंडिंग फैक्टर्स सॉरी हैं हम्म। जो कि अफेक्ट करते हैं किसी भी रिसर्च को। अम, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आई थिंक इस पे बहुत काम हो सकता है। आप सही कह रहे हैं यहाँ से। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, अब एक प्रॉब्लम वेस्ट में सब्सटेंस अब्यूज़ का रहा है। हमारे यहाँ तो शायद अब ज़्यादा ये चीज़ सामने आई है, बट वहाँ पे इसके ऊपर बहुत ज़्यादा केसेस सामने आए हैं। वहाँ पर आप क्या देख रहे हैं टेंडेंसी? अब कुछ कमी आई है? वहाँ के जो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं उसके बारे में भी फिर आपसे पूछूंगा कि वो किस तरह काम कर रहे हैं। आपके पास तो यकीनन पाकिस्तान में वो सारी फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ पर आप किस तरह देख रहे हैं? फैसिलिटीज़ के हवाले से क्या इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है, ये थोड़ा सा हमें बताएं। देखिए, इम्प्रूवमेंट ये है, यहाँ लोग जो है ना टाइम देते हैं ट्रीटमेंट को, हम्म, एडमिशन कराते हैं, प्रॉपर रिहैब से गुजरते हैं, हम्म, हम्म, दे हैव प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग कि सिर्फ डिटॉक्स का प्रोसेस नहीं है। हम्म, अनफॉर्चुनेटली होता है कि अगर वहाँ पर एडमिशन्स में रिकमेंड करता हूँ तो कॉमन साइकाइट्रिस्ट कि आपको कम से कम 2 महीने से 3 महीने का एडमिशन चाहिए, हम्म, प्रॉपर एक अल्कोहल और ड्रग्स या नशे के एडिक्शन के हवाले से। तो उस एडिक्शन की ट्रीटमेंट सिर्फ ये नहीं है कि उसकी तलब खत्म हो जाए और आपने पेशेंट को वापस जो है हम्म, कम्युनिटी में भेज दिया है, वापस अपने घर भेज दिया। हम्म, वो उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट है, उसकी काउंसलिंग, उसको उसको उसका थिंकिंग की तब्दीली, कि वो वापस जाएगा, वो कितना मोटिवेटेड होगा, यस, वो तू ड्रग से कैसे दूर रह सकेगा। ये सारे काम यहाँ पे प्रॉपर तरीके से किए जाते हैं और इस पे अमल भी होता है। इसलिए रिलैप्स का रेट जो है, जो कि वापस से नशे को लेने की परसेंटेज है, वो लोअर है कंपेयर टू पाकिस्तान। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली अगर मैं 10 लोगों का इलाज करता हूँ तो चांसेस ये हो सकते हैं कि 7 या 6 वापस नशे की तरफ चले जाएं। और आम जो सेंटर्स हैं उसमें तो ये बहुत ही कॉमन है कि उनको सिर्फ बांध के रख दिया जाता है और उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता और फिर छोड़ दिया जाता है वापस। तो फिर तो चांसेस 9 आउट ऑफ 10 है या 8 आउट ऑफ 10 है कि वो नशे की तरफ जाएंगे। तो आप जब तक प्रॉपर तरीके से उसको मैनेज नहीं करते और आपको वो सपोर्ट नहीं मिलती उनकी फैमिली की तरफ से या पेशेंट की तरफ से कि वो इतने अरसा रुकें अपने ट्रीटमेंट कराने के लिए, तो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। राइट। डॉक्टर साहब, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मेडिकेशन के हवाले से क्या चीज़ें सामने आई हैं, क्या डिस्कवरीज अब तक हुई हैं? हमारे यहाँ तो वही, हम बहुत सारी ऐसी मेडिसिन्स हैं या मेडिकेशन की तरफ हम लेकर जाते हैं जो आप समझ लें कन्वेंशनल हैं, उसी को यूज़ कर रहे हैं। वहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, उसमें कितनी प्रोग्रेस हुई है? डेफिनेटली यहाँ प्रोग्रेस है बहुत, नफ्सियात के इलाज के हवाले से जी। और नशे के हवाले से बहुत। हम्म, अब साइकाट्रिक इलनेस के हिसाब से ले लें
तो स्किज़ोफ्रेनिया या साइकोसिस के जो इंजेक्टेबल मेडिकेशन है जिसे हम एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स कहते हैं, जी। उनमें से एक भी पाकिस्तान में मौजूद नहीं है इस वक्त। इवन आप अगर पैसे पैसे दे के भी खरीदना चाहें तो जो कि पहला डेपो इंजेक्शन वेस्ट में मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जब मैंने पहला यूज किया था तो 2001 2002 में अवेलेबल था। हम्म। आज से समझिए 22-23 साल पहले। उस वक्त जो पोजीशन थी पाकिस्तान उस पोजीशन पे भी नहीं है ओह। अनफॉर्चुनेटली। चाहे वो रेस्पिरेट्रॉन टैपो हो, ओलांजापिन टैपो हो, ये वो हम्म। मेडिकेशन है जिनके साइड इफेक्ट्स बहुत कम है, हम्म। जो बेहतर है लोगों के लिए इलाज के हवाले से। अगर आप उनको खरीदना चाहते हैं या मंगवाना चाहते हैं बाहर से तो इट कैन कॉस्ट यू लाखों बेसिकली जी। इन टर्म्स ऑफ इंजेक्शन। और हम्म। फिर वो हर दूसरे हफ्ते दिया जाता है तो वो अफोर्ड नहीं कर सकता एक नॉर्मल पाकिस्तानी। यहाँ पर गवर्नमेंट फंडिंग है, हम्म। ये लोग मेक श्योर करते हैं कि ये इंजेक्शन अवेलेबल हो एक आम पब्लिक के लिए। हम्म। और एक आम पब्लिक जब आती है एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हम्म। तो वो फंड को एलोकेट करती है, मिनिमल अमाउंट एक इंसान से ली जाती है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में भी जब मैं था तो तकरीबन 6 से 15 डॉलर के दरमियान थी। तो वो बहुत इजीली पॉसिबल है रात दिन के वो 300 300 400 400 डॉलर एक इंजेक्शन के लिए। हम्म। अब बात यह है कि एक आम इंसान जो पाकिस्तान में एक आम लेबर का काम कर रहा है या मजदूरी कर रहा है या इवन मिडिल क्लास भी है वो हम्म। अफोर्ड नहीं कर सकता इन दवाइयों का। और इसीलिए फार्मास्यूटिकल कंपनीज ट्राई भी नहीं करेंगी कि ये केमिकल्स पाकिस्तान में आए और अवेलेबल किए जाएं, क्योंकि उनको पता है कि बिकेंगे ही नहीं। बिल्कुल। कौन इनको खरीदेगा। एग्जैक्टली exactly. ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे यहाँ भी तो हम इसी चीज़ पे काम कर रहे हैं कि पहले उनको अवेयरनेस दी जाए कि इसके लिए काउंसलिंग की ज़रूरत है, एक साइकियाट्रिस्ट की इम्पोर्टेंस होती क्या है और वो क्या कुछ कर सकता है। डॉक्टर साहब, मैं ज़रा थोड़ा सा और इंटरेस्टेड हूँ ज़रा मशीनरी वगैरह और टेक्नोलॉजी के हवाले से। वहाँ के सेंटर्स में जब मैं देखता हूँ कि मशीन हमारे यहाँ तो हम ईसीटी को यहाँ पर मोबिलाइज़ नहीं कर सके, लेकिन वहाँ पे तो अब बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आ गई होगी यकीनन। और क्या कुछ आपने विटनेस किया है वो भी थोड़ा सा हमें बताएं। वेरी गुड क्वेश्चन यासिर। मैं तो तकरीबन 7 साढ़े 7 साल डायरेक्टर रहा हूँ जी ईसीटी जी। का, तो मैं वो खुद ईसीटी पाकिस्तान में यूज नहीं कर रहा हम्म। फॉर इकोनॉमिकल रीजंस, कॉस्ट इफेक्टिव रीजंस। हम्म। लेकिन ईसीटी इज अ वंडरफुल ट्रीटमेंट अगर सही तरीके से दिया जाए, सही मशीन्स यूज की जाए। हम्म। और इसी तरह टीएमएस, ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक हम्म। स्टिमुलेशन, इससे मैग्नेटिक स्टिमुलेशन दी जाती है जी फ्रंटल और टेम्पोरल लोब को, स्पेशली प्री फ्रंटल एरिया में। जी। उससे जो है कई बीमारियां बेहतर हो सकती हैं, स्पेशली मूड डिसऑर्डर्स हो गए, हम्म। एंजाइटी डिसऑर्डर्स हो गए, और इवन स्किज़ोफ्रेनिया में बेनिफिट्स हैं। हम्म। तो वहाँ प्रॉब्लम क्या है? जी प्रॉब्लम ये है यासिर कि ये मशीन्स असली हैं। ईसीटी की जो मशीन्स मैं यूज कर रहा था ऑस्ट्रेलिया में, वो थाइमोट्रॉन 4 थी उस हम्म। जमाने में। हम्म। उस वक्त उसकी उसकी जो परचेजिंग प्राइस थी वो 35,000 अमेरिकन डॉलर थी ओह। एक मशीन। तो आप उसके कैलकुलेट करें तो करोड़ के ऊपर जाती है जी। एक एक मशीन की प्राइस। और बात यह है कि जो पाकिस्तान में मशीनें इस्तेमाल की जा रही हैं कुछ सेंटर्स में जो मैं देख कर आया हूँ, हम्म। वो बहुत ही सब स्टैंडर्ड है। हम्म। चाइना में बन रही है, पाकिस्तान में बनाई जा रही हैं, और उनकी क्वालिटी डेफिनेटली वो नहीं है जो कि होनी चाहिए, हम्म। ब्रेन को डैमेज कर सकती हैं। हम्म। और दूसरा ये कि डायरेक्ट जिस तरह से करंट दिया जा रहा है जो कि प्रॉपर स्टिमुलेशन नहीं। हम बेसिकली करंट कहते हैं, हम्म। जो कि गलत वर्ड है, उससे लोग समझते हैं ये शॉक ट्रीटमेंट है। जी जी। इट्स एन स्टिमुलेशन। हम्म। अच्छा, सही वर्ड उसका ये राइट। है, ब्रेन को स्टिमुलेट किया जाता है थोड़ा सा इस तरह का सिग्नल देके जिससे चांसेस होते हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो ब्रेन की है हम्म। उसके अंदर परमिएबिलिटी, जिसका मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं हम्म। उसका इन एंड आउट ऑफ सेल उसको आसान किया जाए। जो एक मैकेनिज्म, एक हाइपोथेटिकल मैकेनिज्म है, आज तक पूरी तरह से इसीलिए को कोई समझ नहीं पाया, इवन हम्म। वेस्ट में भी नहीं समझ पाए हैं। अच्छा। लेकिन जितना समझ सके हैं हम्म। उस हिसाब से उनकी थ्योरी ये है। हम्म। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि आपने एक शॉक देके और ये करंट देके ग्रिल कर देना है ब्रेन को। राइट। लेकिन जो पाकिस्तान में हो रहा है कि स्टिमुलेशन भी क्वांटिटी वाइज और क्वालिटी वाइज जो दी जा रही है और जिस एरियाज में दी जा रही है वो हम्म। प्रॉब्लम है।
बहुत ही मिनिमल स्टिमुलेशन रिक्वायर्ड होती है, हम्म। और वो अगर तरीके से दी जाए तो ब्रेन को डैमेज नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, अब टेक्नोलॉजी का इन्फ्लुएंस इतना बढ़ गया है कि मैं देख रहा था कि एक जगह असेसमेंट के लिए भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा था। हम तो शायद अभी उस लेवल पे नहीं हैं, मगर ये कि वहाँ पर ये प्रैक्टिसेस स्टार्ट हो चुकी हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे कि कितना इन्फ्लुएंशियल हो जाएगा गोइंग फॉरवर्ड? क्योंकि वेस्ट में रहते हुए ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जैसे हो रहा है, ख़ास तौर पे डायग्नोसिस के लिए, वो बड़ा कमाल है। तो हम उस स्टेज पे कब आएंगे और वहाँ पे क्या कुछ ऐसा हो रहा है, ज़रा उसके बारे में भी बताएं ना। जो बहुत ही वंडरफुल मूविंग फॉरवर्ड जो मैं फ्यूचर देख रहा हूँ साइकाट्री का, वो जेनेटिक मॉडिफिकेशन की तरफ जा रही है। ओह। अभी उस लेवल पे पहुंचे नहीं है, हम्म। लेकिन आई थिंक फ्यूचर यही है कि जीन्स में वो एलिमेंट्स जो कि डिफेक्टिव हैं, जो कि एक इलनेस को क्रिएट कर रहे हैं, उसको मॉडिफाई करना और ऑल्टर करना और उससे बीमारी को ठीक करना इज वन वे ऑफ ट्रीटिंग द प्रॉब्लम। लेकिन वो अब इस लेवल तक पहुंचे नहीं, लेकिन इस पे एक्टिवली काम हो रहा है हम्म। एज वी स्पीक। एक तो ये एरिया है। राइट। दूसरी जो टेक्नोलॉजी जो है, हम पहले भी बात कर चुके हैं और रिपीटेड मैं बोल रहा हूँ कि वो टेक्नोलॉजीज पाकिस्तान में आनी चाहिए। जी। जैसे कि TMS है, ट्रांसक्रैनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन विद मिनिमल साइड इफेक्ट्स, राइट। और उससे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। लेकिन बात यह है कि कॉस्ट ज्यादा है। लोग अगर एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट उसको लेके आती है, तो एक एलीट पॉपुलेशन के लिए, वो लोग जो कि पैसे वाले हैं, वो तो उस ट्रीटमेंट को अफोर्ड कर लेंगे, लेकिन आम पब्लिक से अफोर्ड नहीं कर पाए। और इसलिए हर इंस्टीट्यूट को मशीन्स अफोर्ड अगर लाएगा भी, तो सिर्फ एक बायस्ड होगा टुवर्ड्स वन पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन। तो वो मसला यहाँ नहीं है। आई थिंक गवर्नमेंट फंडिंग और सपोर्ट अगर मिलती है मेंटल हेल्थ को, और प्रॉपर तरीके से काम होता है, तो वो टेक्नोलॉजीज जो कि एक मेंटल हेल्थ की ट्रीटमेंट के लिए बेहतर बनाई जा सकती है, वो इंट्रोड्यूस की जा सकती है पाकिस्तान में, उसको प्रॉपर तरीके से दिया जा सकता है। राइट। लेकिन उस पे प्रॉपर एक फंडिंग की जरूरत है, आई थिंक। सेम अप्लाइज टू डायग्नोसिस एंड इनिशियल प्रिवेंशन पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पे भी सिर्फ अवेयरनेस से काम नहीं चलेगा। अवेयरनेस हेल्प करेगी, लेकिन बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं। इवन आप देखें ना, पॉपुलेशन जिस तरह से पाकिस्तान की बढ़ रही है, जी। देयर इज नो बर्थ कंट्रोल। और क्योंकि जेनेटिक्स को एक तरफ कर दें, लेकिन जब एक इंसान के 5 से 7 बच्चे हैं, हम्म। और वो गरीब है, और वो अपने खाने पीने नॉर्मल अफोर्ड नहीं कर सकता, और इतने बच्चों की जिम्मेदारियां, कहाँ वो उसकी स्कूलिंग अफोर्ड करेगा, कहाँ वो उसके खाना पीना अफोर्ड करेगा, उसकी नरिशमेंट से लेके उसकी एजुकेशन से लेके उसको टाइम दे सकता है कि नहीं दे सकता। देयर इज नो प्लानिंग, देयर इज नो बर्थ कंट्रोल। और जितने ज्यादा बच्चे एक कपल के होते हैं, हम्म। उतने ज्यादा वो बच्चों को सड़कों पे छोड़ दिया जाता है, या फिर प्रॉपर उनको यस। तरबियत नहीं दी जाती, ना उनको टाइम मिल सकता है। तो डेफिनेटली नफ्सियात के प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे। अब इवन बांग्लादेश जैसे कंट्री में भी मैं समझता हूँ बर्थ कंट्रोल पे बहुत काम हो रहा है। जी। उससे नफ्सियात के मसले बेहतर होंगे फ्यूचर आने वाली जनरेशन में। बिल्कुल ऐसा ही है। ये जो हमारे यहाँ टॉपिक ऐसा एक तो हाइपर सेंसिटिव हो गया है कि इसके ऊपर हम बात करते हुए भी सोचते हैं, अभी तक लोगों को कन्विंस नहीं कर सके हैं, समझा नहीं सके हैं कि ये भी एक वजह बन रहा है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस्ड हैं, या बहुत ज़्यादा आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर आ रही हैं तो हम खुद ओन कर रहे हैं। इसको भी समझने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, एक चीज़, जब हमारे यहाँ जब केसेस बढ़ते जाते हैं ना, जैसे हमारा पॉपुलेशन का जो बेस बड़ा होता जाता है, तो हमारे यहाँ अब सेंटर्स की जो है ना वो मशरूम ग्रोथ हुई है। तो मेरा कंसर्न ये है कि क्या बाहर भी, वेस्ट में भी ऐसा ही है कि कोई भी शख्स कहने को तो वो सोसाइटी के लिए बेटरमेंट के लिए काम कर रहा है, तो उसको अलाउ कर दिया जाता है कि वो कोई भी सेंटर बना ले, किसी भी तरह से डॉक्टर्स को हायर करके ट्रीटमेंट देना शुरू कर दे? क्या ये, इज़ दिस रियली पॉसिबल कि कोई भी सेंटर बना ले और कहीं पे भी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दे? ज़रा इसके बारे में बताएं ना। देखिए, हमारे यहाँ तो मजाक हो रहा है जिंदगी, ओह। इंसानों की जिंदगी के साथ, मैं समझता हूँ। एक MBBS डॉक्टर भी यहाँ पे चाहे तो एक सेंटर नहीं खोल सकता। अताई डॉक्टर्स और दूसरे हकीम, और ये तो बहुत दूर की बात है। मुमकिन ही नहीं यू है। नीड प्रॉपर क्वालिफिकेशन, यू हैव टू बी एट द राइट लेवल। आपकी प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए विद मेडिकल काउंसिल, डिफरेंट अथॉरिटीज के साथ। आपको प्रॉपर SOPs के साथ, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स और प्रोटोकॉल्स के साथ गुजरना पड़ता है। मेक श्योर करना पड़ता है कि आप जो भी इंस्टीट्यूट बना रहे हैं और ऑफर कर रहे हैं, ना सिर्फ वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइड और हाईली क्वालिफाइड लोग होंगे, बल्कि वहाँ पे सेफ्टी के हवाले से और दूसरे सारे लेवल्स के हवाले से वो एक स्टैंडर्ड को मीट कर रही होगी।
पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली लोग बिजनेस बना लिया है उन्होंने, हम्म। और ये ना उनको अता पता है लोगों की जिंदगी के बारे में, ना ही उनको पता है कि प्रॉपर ट्रीटमेंट क्या होता है। लोग समझते हैं कि हम कुछ सीख के ये बताएंगे लोगों के हम बहुत स्पेशलाइज्ड हैं। मैंने ऐसे अल्फाबेट्स देखे हैं लोगों के नामों के आगे जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करते किसी एग्जिस्ट ही दुनिया नहीं में, करते, और बिल्कुल। से और यूके लिख दिया गया है। हम्म। लोगों को ये पता ही नहीं है कि ये कैसे देखा जाए कि एक्चुअली क्वालिफाइड डॉक्टर्स हम्म। कौन हो सकता है, उसकी डिग्रीज क्या है, और उसको कैसे जज किया जाए कि ये एक्चुअली प्रॉपर साइकाइट्रिस्ट है या स्पेशलिस्ट है भी कि नहीं है। ये भी एक डिफरेंट अवेयरनेस है जो कि मैं समझता हूँ होनी चाहिए लोगों में, हम्म। कि अगर वो किसी इंस्टीट्यूट पे चले जाएं जहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ नशे का इलाज होता है या नफ्सियात का इलाज होता है, हम्म। तो पहले ये तो देखें कि ये डॉक्टर जो है उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, किस हम्म। जगह से उसने पढ़ा है, कहाँ से वो पढ़ के आया है। और एक्चुअली बात करने से और चेक करने से बहुत सी चीजें सामने आ जाती हैं। हम्म। अब वो करते क्या है कि सोचते हैं कि हाँ यहाँ तो हमें शायद 800 1200 या 600 रुपए में इलाज हो रहा है, तो ये नहीं देखते कि हाँ किसी जगह पे फीस ज्यादा है लेकिन वहां पे प्रॉपर इलाज हो रहा है। वो कंपैरिजन जो है ना वो पैसों पे आके खत्म होता है। इवन जी। एडमिशन्स का मसले भी यही है, वो समझते हैं कि शायद 1000 1200 में एक दिन का एडमिशन हो सके। अनफॉर्चुनेटली कॉस्ट इतनी बढ़ गई है, या सिर्फ खाने पीने की, अगर आप जी। किसी को रखते हैं पेशेंट को प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट देना चाहते हैं, हम्म। 3 वक्त का खाना पीना इतना महंगा हो गया है, फिर बिल्कुल, दवाइयां अगर बिल्कुल, आप प्रॉपर देना एब्सोल्युटली। चाहते हैं वो महंगी हो गई हैं, और यूटिलिटीज, हम्म। ये नहीं है कि हॉस्पिटल्स को गवर्नमेंट कोई फ्री में बिजली दे रही है। हर तरह के बिल कॉस्ट और वो लग जाती है प्राइवेट इंस्टीट्यूट पे भी, बल्कि शायद ज्यादा लग जाती है कमर्शियल होने की वजह से। तो ये सब जो है ना फिर उसका डोमिनो इफेक्ट और रिपल इफेक्ट आता है पेशेंट्स पे, पब्लिक पे, क्योंकि वो अगर जाती है प्राइवेट इंस्टीट्यूट पे वो इफेक्ट वो ये एक्सपेक्ट करती है कि डॉक्टर्स हैं फ्री में देखेंगे, फ्री हम्म। इलाज मिल जाएगा, कम में इलाज मिल जाएगा। हम चाहते हुए भी एज ए डॉक्टर इंसानियत के हवाले से चाहते हैं कि चलो किसी को हम्म। फ्री देख लें, फ्री में इलाज कर लें। बहुत गिने चुने पेशेंट का आप कर सकते हैं, इसलिए कि प्रैक्टिकली अगर आप सबका ये इलाज करना चाहें तो आप मेरे ख्याल में अपना इंस्टीट्यूट बंद ही कर देंगे कुछ महीनों के अंदर, बिल्कुल, इसे चला ही नहीं देंगे। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, अब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वही नफ्सियात से रिलेटेड। वो तो इंशाल्लाह जब आप यहाँ पर होंगे तो उसके ऊपर ज़रा डिटेल डिस्कशन होगी। मैं तो ये चाह रहा था ज़रा फ़ायदा उठाया जाए, वहाँ की जो सिचुएशन है उसके बारे में भी पता करें, और वहाँ की जो ओवरऑल इकनॉमिक सिचुएशन है वहाँ का भी आपसे पता चल गया, और जो ट्रीटमेंट है उनके बारे में भी आपने बताया, और ये भी पता चला कल्चर एक्चुअली है क्या। ये चीज़ बड़ी जो है ना वो डिटर्मिन करती है कि एक्चुअली आपके यहाँ के लोग किस तरह सोचते हैं और किस तरह ट्रीटमेंट को परस्यू करते हैं, और कि इस तरह यकीनन आई एम श्योर कि मेडिसिन्स भी जो है ओवर द काउंटर दस्तियाब नहीं होंगी जैसे हमारे यहाँ दस्तियाब हैं। ये भी एक बड़ा मामला है। वेल, डॉक्टर साहब, थोड़े से कुछ क्वेश्चंस आए थे, मैं चाहता हूँ वो भी आपके सामने रख दूँ। यहीं से जो हमारे लोग हैं सवालात भेज रहे हैं कि डॉक्टर साहब से ज़रा बात करें, ये शॉक ट्रीटमेंट जो है इसको कैसे किया जाता है। कि बहुत ज़्यादा अगर कोई शॉक में हो, ख़ास तौर पर भी एक क्वेश्चन आया था बच्चे के हवाले से, कोई जिस सैड इंसिडेंट हुआ है और चाइल्ड अब्यूज़ का, अब वो एक ऐसे स्टेट में चला गया है कि बड़ा मुश्किल है उसको हैंडल करना। इसके लिए क्या करने की ज़रूरत है ऐसे पेशेंट्स के साथ, ख़ास तौर पे जो अभी केसेस आ रहे हैं, उसको कैसे हैंडल किया जाए? हम्म, ये बड़ी परेशान कुन बात है यासिर जो हमारे मुल्क में हो रहा है, और ये इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं। डेफिनेटली ये किसी भी बच्चे के लिए हम्म। लाइफ टाइम और लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस हो सकता है, राइट। और बहुत ही नेगेटिव एक्सपीरियंस होता है जी। आमतौर पे, क्योंकि ना ही वो उसके एंजाइटी लेवल्स को, उसके डिप्रेशन के लेवल्स को, उसकी ट्रस्ट एंड अटैचमेंट के लेवल्स को, और बेसिक उसके अंदर खौफ पैदा हो जाता है, वो इमोशंस पैदा हो जाती हैं जो कि बहुत ही डेट्रीमेंटल होती है फ्यूचर में। हम्म। शॉक के प्रोसेस में होना, और उस वक्त उसकी क्या थिंकिंग प्रोसेस चल रही है, वो उसके इमोशंस क्या चल रहे हैं, उसका बिहेवियर बिल्कुल विड्रॉन हो गया है, वो एक कोने में चला गया है खौफ में, हम्म। और किसी से बात नहीं करना चाह रहा, किसी पे भरोसा नहीं कर पा रहा है। तो ये वो टाइम है जब उसको अच्छे स्पेशलिस्ट की डेफिनेटली जरूरत है, हम्म। जो कि उससे बात कर सके, उसे पता है कि किस तरह से उसको सपोर्ट देनी है, उससे बात करनी है, उससे वेंटिलेट आउट करवाना है कि वो चीजें जो उसके साथ हुई हैं, हम्म। और किस तरह से ये देखना है कि उसको कितनी मेडिकेशन की जरूरत है, कितनी काउंसलिंग की जरूरत है, उस प्रोसेस से निकालना। हम्म। और बेसिकली इट्स 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 नॉट जस्ट अ
सिंपल ट्रीटमेंट, इट्स अ प्रॉपर हीलिंग प्रोसेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि जो डैमेज हो जाता है वो इमोशनली इतना डैमेजिंग होता है कि उस पूरे प्रोसेस से गुजरना और उसको ट्रीट और मैनेज करना, आई थिंक एक बहुत ही अच्छे स्पेशलिस्ट की जरूरत होती है। उसके बावजूद कई दफा वो आप जैसे कहते हैं कि निशान रह जाते हैं, जख्म तो भर जाते हैं, लेकिन वो यस। पूरी तरह से ट्रीट नहीं हो सकते। तो ये भी आई थिंक हमारे लॉ इन्फोर्समेंट की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि ऐसे इंसिडेंट्स जो है ना किस तरह से मैनेज करें, कम से कम हो, और इसकी अकाउंटेबिलिटी हो, कैपिटल पनिशमेंट्स हो ऐसे लोगों के लिए जो इस तरह के काम करते हैं एग्जैक्टली। ऐसे यंगस्टर्स के साथ, ताकि दूसरे लोगों को लेसन मिले कि ये चीजें ना हो हमारे मुल्क में। ये बहुत ही जरूरी है। एक एक आम पब्लिक की और खासतौर पे अंडर एज बच्चे की सेफ्टी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी मैं थोड़ी देर पहले यही कहना चाह रहा था जब हम बात कर रहे थे वेस्ट और हमारे पाकिस्तान के डिफरेंस की। जी। जो सबसे बड़ा डिफरेंस मैं महसूस करता हूँ यहाँ आते ही और प्लेन से उतरते ही, वो एक सेफ्टी का है। एग्जैक्टली। आप सेफ फील करते हैं, आप अपना मोबाइल निकालते हैं, आपको ये नहीं फिक्र होती कि आपने आईफोन पकड़ा हुआ है, कौन सा फोन पकड़ा हुआ है, छिन जाएगा नहीं छिन जाएगा, आपको कोई गन पॉइंट पे जो है ना आपके पैसे लूट के चले जाएगा। बेसिक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर देखती है आप अच्छा महसूस करते हैं, आपको जी। रोडें साफ सुथरी नजर आती हैं, कोई कचरा नजर नहीं आता जगह जगह एग्जैक्टली। पे, आपको डस्ट नजर नहीं आती जो कि आपके लिए इतनी डैमेजिंग है। और आपको पता होता है कि अगर आपको हेल्थ वाइज कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो आपके हेल्थ फैसिलिटीज हैं, बच्चों के लिए एजुकेशन फैसिलिटीज हैं जो कि फ्री हैं। तो जो बेसिक नेसेसिटीज हैं जो एक यस। इंसान को मिलनी चाहिए, एक आम जो हर इंसान का राइट है, अनफॉर्चुनेटली हम पाकिस्तान में वो चीजें क्यों अवेलेबल नहीं है आम पब्लिक के लिए, ये सबसे बड़ा सवाल है, और इसका बहुत गहरा ताल्लुक नफ्सियात से है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन एक आया हमारे पास, और उन्होंने ये पूछा कि एक पेशेंट हैं, वो एक सीरियस हेड इंजरी के बाद कोमा में चले गए और शायद अब रिकवरी हो गई है, बट वो जो एक टाइम था बीच में, एक बड़ा लंबा गैप था, उसके बाद कुछ अब वो मेमोरी लॉस का भी प्रॉब्लम हो रहा है और इस तरह के इश्यूज आ रहे हैं। तो उनको क्या एडवाइस करेंगे कि उसको बाकायदा सेंटर पर आना पड़ेगा या क्या उसके बारे में, और इससे रिलेटेड और जो केसेस हैं मैं चाहूँगा ज़रा इसके बारे में भी थोड़ा सा बता दें। देखिए, हेड इंजरी इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट सब्जेक्ट जो कि राइट। साइकेट्रिस्ट के पास का गहरा ताल्लुक है, लेकिन उस पर रेंज ऑफ इश्यूज हैं। एक इशू जो आप हाईलाइट कर रहे हैं कि इसमें इंटेरोगेट या रेट्रोग्रेड एमनीसिया हो सकता है, आसान लफ्जों में कि जब चोट लगती है, उस चोट के लगने से पहले की मेमोरी जा सकती है, जी। और ये भी हो सकता है कि उस चोट के लगने के बाद की मेमोरी जाए। इन दोनों में बड़ा फर्क है, एक तो। दूसरा, जिसे हम ऑर्गेनिक एमनीसिया कहते हैं बिकॉज ऑफ हेड इंजरी, उसके बाद इमोशनल चेंजेस क्या आते हैं, कई लोगों में गुस्सा बहुत बढ़ जाता है, जी। जी। टेम्परामेंट उनका चेंज हो जाता है, कई लोगों की पर्सनालिटी चेंज हो जाती है हेड इंजरी के बाद। कुछ लोगों में मूड डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें डिप्रेशन, ऑर्गेनिक मूड डिसऑर्डर्स जिसे हम कहते हैं, ऑर्गेनिक एंजाइटी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं हेड इंजरीज के बाद, कि उनमें एंजाइटी बढ़ जाए या डिप्रेशन बढ़ जाए, मायूसी बढ़ जाए। सेम साइकोसिस एंड बाइपोलर अफेक्टिव इलनेस भी हेड इंजरीज के बाद बढ़ सकता है, जो कि वजह उसकी कॉज जो है ना, एटियोलॉजी, वो जेनेटिक्स या एनवायरमेंटल और रीजन नहीं होती बल्कि हेड इंजरी होती है ना। होता ही है कि जब वो पेशेंट आता है साइकाट्रिस्ट के पास बिकॉज ऑफ इमोशनल चेंज या बिहेवियरल चेंज, या फिर उसके थॉट प्रोसेस चेंज हो रहे हैं, या फिर उसको कॉग्निटिव चेंजेस आए हैं जो कि मेमोरी से रिलेटेड है, तो फिर उसकी असेसमेंट एंड एवेल्युएशन पहली चीज होती है कि क्या वजह थी, चोट लगी है तो उसका एमआरआई, सीटी स्कैन, उसके बाकी डिटेल स्टडी के, और इमोशनल एस्पेक्ट क्या हुए उसकी वजह से, फंक्शनिंग पे क्या इफेक्ट पड़ा, जो चोट पड़ी कितने अरसे वो काम पे नहीं जा सका, या उसकी वजह से वो उसके रिलेशन पे इफेक्ट आया है, या उसके इकोनॉमिक्स पे, इकोनॉमिकल अर्निंग्स पे फर्क आया है, या अदरवाइज। तो आप उसको असेस करते हो, देखते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स जो रेलेवेंट है उसको समझने में, और फिर उसका साइकोथेरेपी से भी इलाज हो सकता है, लेकिन मेडिकेशन है जो कि एमनीजिया भी बेहतर कर सकती है मेमोरी को, और बाकी मूड डिसऑर्डर्स और बाकी नफ्सियात के प्रॉब्लम्स को भी। ऑलराइट। डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन मेरे पास है वो इस हवाले से कि क्या एज इसमें मैटर करती है। एक केस या एक पेशेंट हैं जिनकी एज 50 प्लस है और वो ट्रीटमेंट को परस्यू करने से पहले ये जानना चाहते हैं कि अगर हम इसको परस्यू करते हैं किसी किस्म की ट्रीटमेंट या उनका जो प्रॉब्लम है
पॉसिबली डायमेंशिया या किसी भी हवाले से अगर है, तो क्या एज की वजह से वो प्रोसेस स्लो हो सकता है रिकवरी का, या अगर ये चीज़ जहन में रखनी चाहिए कि इसमें जो है वो चांसेस जो है रिकवरी के कम होंगे, क्या ये चीज़ मैटर करती है और ये सोचना चाहिए ट्रीटमेंट परस्यू करने से पहले? नहीं, देखिए पहली बात तो है कि जो भी एज हो, जब प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम है, राइट। आपको ट्रीटमेंट चाहिए और आपको एवेल्यूएशन चाहिए। लेकिन एक तरह से मैं आपको ये आंसर जरूर दे सकता हूँ यासिर, कि अगर एज कम है और कम एज में ही प्रॉब्लम हो गया तो चांसेस उसके प्रोग्नोसिस के पुअर हो जाते हैं। ठीक है। जितनी देर तक, अगर वो 30s 40s तक है और उसमें उसको कोई नफ्सियात का प्रॉब्लम नहीं है, वो प्रॉपर फंक्शन कर रहा था, उसने अपने कैरियर भी अचीव किया, वो रिलेशनशिप्स में भी ठीक था, उसके बच्चे भी हैं, वो स्टेबिलिटी के साथ रहा है, फिर पहली दफा एक इलनेस हुई जो कि लेट ऑनसेट थी 40 50 पे जाके, तो चांसेस हैं कि उसका प्रोग्नोसिस बेहतर होगा, क्योंकि प्री मॉर्बिड पर्सनालिटी जिसे हम कहते हैं उसकी इंटैक्ट थी, और पहले की प्री मॉर्बिड फंक्शनिंग जो थी उसकी बेहतर थी, राइट। उसका आईक्यू बेहतर था, उसने प्रॉपर तरीके से अपनी जिंदगी गुजारी है। लेकिन जब हम डिमेंशिया पे आते हैं तो फिर मामला डिफरेंट हो जाते हैं। फिर मैं बात कर रहा हूँ जर्नल नफ्सियात के प्रॉब्लम्स की, जिसमें डिप्रेशन है, एंजाइटी है, स्किज़ोफ्रेनिया है, बाइपोलर अफेक्टिव इलनेस है, ओसीडी एंड सो ऑन। लेकिन जहाँ डिमेंशियाज हैं, वहाँ एक्चुअल डिमेंशिया जो है उसका डायग्नोसिस शुरू ही 65 से होता है ऑनवर्ड्स। उसमें भी प्री सेनाइल डिमेंशिया के चांसेस होते हैं जो कि 65 से पहले के हैं, और बहुत से टाइप्स ऑफ डिमेंशियाज हैं जो कि हो सकते हैं। तो वहां पर एज जो है वो उसका रेंज बिल्कुल डिफरेंट है। फिर वो हम बात करेंगे 50 60s की नहीं, बल्कि जितना लेट ऑनसेट होगा, जैसे 65 70 में जाके हो रहा है, तो फिर डेफिनेटली लेट ऑनसेट है वो बेहतर है। अगर अर्ली ऑनसेट होगा तो फिर अच्छा नहीं है। आई सी। ठीक है। वेल डॉक्टर साहब, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बट ये कि सेगमेंट का जो टाइम है वो पूरा हो चुका है। तो होपफुली आप नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जब होंगे तो सेशन आपके साथ यहीं पे होगा, और फिर आपसे बहुत सारे सवालात जो है वो करेंगे भी, और फिर बहुत सारी बातें जो हैं वो होंगी होंगी भी वहाँ के हवाले से भी और यहाँ के हवाले से भी। वेल थैंक यू सो वेरी मच कि आपने हमें टाइम दिया। और वहाँ पे यकीनन टाइम में बहुत फ़र्क है यहाँ पे और वहाँ पे। इतनी अर्ली मॉर्निंग आपने जो है वो हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहब। पूरा कराची वेलकम एंड पाकिस्तान वेलकम। बहुत मुझे अच्छा लग रहा है कि यहाँ से बैठ के मैं पाकिस्तानियों से बात कर रहा हूँ और आप आपके सवालों के जवाब दे रहा हूँ। एंड आई फील प्रिविलेज्ड एक्चुअली। अच्छा लगता है कि मुझे मौका देते हैं आप कि मैं इस फोरम पे आऊँ और ये बातें कर सकूँ। थैंक यू सो काइंड ऑफ यू डॉक्टर साहब। थैंक यू वंस अगेन। नाज़रीन, ये हमारी गुफ्तगू हुई डॉक्टर शफीक यासीन से। बहुत सारे नफ्सियात के मामलों के हवाले से हम उनसे बात करते हैं और समझने का मौका मिलता है। डॉक्टर साहब भी इस वक्त क्योंकि पाकिस्तान में नहीं है, तो वहाँ पे रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में इस वक्त हैं, और वहाँ पे जो सिचुएशन है उसके हवाले से भी उन्होंने बताया, डेवलपमेंट के हवाले से भी बताया, और रिसर्च के हवाले से भी बात हुई, और आपके जो सवालात थे थोड़ा सा मौका मिला मैंने उसके ऊपर भी बात की। और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जो पाकिस्तान में होंगे, अगली हमारी जो नशिस्त होगी उसमें, तो उनसे फिर और बहुत सारे सवालात के ऊपर जो आपकी गुफ्तगू होगी। तो यहाँ पर हमारा जो वक्त है प्रोग्राम का वो ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।